जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम लोग 12th केमिस्ट्री की पूरी तैयारी करने वाले हैं, यानी एक ही वीडियो में 12th केमिस्ट्री के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो सभी टॉपिक एक ही वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे कि आज के इस वीडियो पे मैं आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आंसर के साथ देखने वाले हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो केमिस्ट्री है हमारी, इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक यानी कि 3 चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो वो न्यूमेरिकल को इसी वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तीसरे नंबर पर है आपका यहाँ पर क्या होता है जब इस पर जो समीकरण आते हैं उनको हम देखेंगे, जो कि पेपर में आपके लगभग 5 नंबर के लिए आते हैं। इसके अलावा कैसे प्राप्त करेंगे ये भी आपका आता है। यहाँ पर आपके नियम भी होते हैं, जैसे कि आपका हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, हार्डी-सुलजे का नियम। ये नियमों को भी हम इस वीडियो में देखेंगे पूरा सोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा नेमिंग रिएक्शन, यानी कि कुछ रिएक्शन होती हैं जैसे कि वुर्ज-पिटिंग अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ऐसी कई सारी रिएक्शन भी होंगी जिनको आज के इस वीडियो में पूरा तैयार करेंगे। तो इसलिए आप लोग कह सकते हैं ये सारे टॉपिक आपके केमिस्ट्री के पेपर में आपका आता है, यानी कि इसी से आपका पूरा पेपर बनता है। तो आप कह सकते हैं कि 12th केमिस्ट्री की हम लोग पूरी तैयारी करने वाले हैं इस लॉन्ग वीडियो के साथ। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक आपको देखना है। और अगर आप लोग इसी प्रकार से क्लास 12th के सभी विषयों का, या चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 1 शॉट चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट में, और आप भी लाना चाहते हैं 95+, तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग शुरू करते हैं अपने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो एक एक क्वेश्चन को आप देखते जाइएगा, काफ़ी अच्छे से मैं आपको सारी रिएक्शन कराऊंगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व कराऊंगा। एकदम A to Z सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको समझिए थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि कुछ पदार्थों की घुलनशीलता ऊष्माक्षेपी है जबकि कुछ के लिए यह ऊष्माशोषी है, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आपको अच्छे से समझना है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें जो घुलनशीलता हुआ ऊष्माक्षेपी है, ऐसा क्यों है, और कुछ पदार्थों के लिए ऊष्माशोषी है। 2 वर्ड हैं आपको, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। इनको आपने कई बार इनका नाम भी सुना होगा, शायद आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है, इसका रीजन क्या है आखिरकार। तो देखिए यदि विलयन में, ठीक है, विलयन में विलेय प्लस विलायक, देखिए आप जानते हैं विलयन जो हमारा बनता है वो विलेय और विलायक को मिलाकर बनता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका शरबत है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसमें आपका जो विलायक होता है वो जल होता है और विलेय आपकी शक्कर हो जाएगी, तो ये दोनों को मिलाकर विलयन बनता है। तो कह रहा है कि विलेय तथा विलायक के मध्य आकर्षण बल अधिक है। यदि किसी विलयन में विलेय और विलायक के मध्य क्या है, आकर्षण बल अधिक है, ठीक है, तब ऊष्मा उत्पन्न होती है और घुलनशीलता प्रक्रम जो होता है वो ऊष्माक्षेपी होगा। यानी दोस्तों आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब आपका कोई विलयन होगा, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि कोई विलयन है, और विलयन में क्या होता है, विलयन में भैया आपके यहाँ पर एक होगा विलेय, ठीक है, एक तो आपका होगा विलेय, दूसरा आपका क्या होगा, विलायक होगा। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि विलेय और विलायक के मध्य दोनों के बीच क्या कर रहा है, आकर्षण बल अगर अधिक हो, क्या हो, ज्यादा हो या अधिक हो, ठीक है, तब ऊष्मा जो है उत्पन्न हो जाती है। ऊष्मा जो है उत्पन्न होगी, और जो घुलनशीलता का प्रक्रम है वो कहलाएगा ऊष्माक्षेपी, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से हो गया, सॉरी ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग है लेकिन आप समझ लीजिएगा, ऊष्माक्षेपी है। और यदि विलेय और विलायक के मध्य जो आकर्षण बल है वह कम है तो प्रक्रम हमारा ऊष्माशोषी हो जाएगा। तो आप समझ गए ना कि जब कोई विलयन है और इस विलयन में अगर विलेय और विलायक के मध्य जो हमारा आकर्षण बल है वो अगर ज्यादा है तो जो घुलनशीलता का प्रक्रम होगा वो क्या होगा, वो भैया होगा यहाँ पर ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी। तो ये हमारा ऊष्माक्षेपी होगा। और अगर विलेय और विलायक के मध्य जो आकर्षण बल है वो अगर कम है तो भैया हमारा घुलनशीलता का प्रक्रम ऊष्माशोषी हो जाएगा। तो इतना आप समझ गए काफ़ी इजी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट किए हैं क्योंकि थ्योरी भी आपका लगभग केमिस्ट्री में आता ही आता है।
तो यहाँ पर है कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, उदाहरण दीजिए। तो अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, अणुसंख्य गुणधर्म। देखिएगा यहाँ पर अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, इसको आपने विलियन चैप्टर में कई बार पढ़ा भी होगा। तो विलियन के वे गुण जो वाष्प दाब के अवनमन में संबंधित होते हैं, यानी कि विलियन के कोई ऐसे गुण जो वाष्प दाब अवनमन से रिलेटेड होते हैं या संबंधित होते हैं तथा जो विलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, मतलब विलियन के ऐसे कोई गुण या प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं कि जो वाष्प दाब के किसके अवनमन से संबंधित होते हैं तथा जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर, विलेय, जो आपका विलियन होगा उस विलियन में जो विलेय होगा उसके कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमारा जो विलियन है वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, तो जो हमारे विलेय के कण होंगे, ये आपके जो विलेय के कण होंगे इसकी संख्या पर क्या करेगा, निर्भर करते हैं, ना कि विलेय के कणों की प्रकृति पर। ठीक है, उनकी संख्या पर डिपेंड होगा, उनकी प्रकृति पर नहीं। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए विलेय के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, बस यही क्या कहलाते हैं, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, अब ये कुछ इस प्रकार से होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला तो आपका होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, पहला हो गया। नेक्स्ट आपका है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा, इनमें आपका लगभग पूछा जाता है। तो ये पहला आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है भैया इमांक में अवनमन, चौथा है परासरण दाब। तो ये आपके चार क्या हैं, अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। ठीक है, विलयन के। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आप समझ भी गए होंगे। दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया, थ्योरी है तो थ्योरी को भी हमें तैयार करना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ये भी थ्योरी है आपका, यहाँ पर वैद्युत रसायन चैप्टर से क्वेश्चन है। तो अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है या किसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने इसका आंसर है कि जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलयन में डुबोया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो सेल बनता है, सेल की आप लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, कोई धातु का टुकड़ा है और मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई विलयन है। ठीक है, ये विलयन है और फिर कह रहा है कि एक धातु के टुकड़े को उसके लवण के विलयन में, यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करें, धातु के टुकड़े को यहाँ पर डुबो देते हैं। तो कह रहा है कि जब विलयन में डुबोया जाता है तो धातु विलयन के सापेक्ष धातु के विभव को इलेक्ट्रोड विभव ही कहते हैं। यानी कि जो ये धातु का विलयन है दोस्तों, ये जो विलयन यहाँ पर इसमें रखा गया है, इसी विलयन के सापेक्ष जो धातु का टुकड़ा है उसका जो विभव होगा उसे कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि दूसरी लैंग्वेज ऐसी कहती है कि जो ये धातु का टुकड़ा है, ये ठीक है, ये धातु का टुकड़ा है और ये जो आपका वैद्युत अपघट्य है, इन दोनों के मध्य जो है जो भी आपका विभवांतर उत्पन्न होगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा या किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जेडियन यानी कि जिंक कॉपर सल्फेट यानी कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu विस्थापित कर देता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट मतलब यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट का मतलब है यहाँ पर CuSO4। ठीक है, और जेडियन आप जानते हैं जिंक होता है। तो कह रहा है कि जेडियन जो है CuSO4 के विलयन से Cu को क्या करता है, कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है यानी हटा देता है, जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता। क्यों, इसका रीजन क्या है। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लगभग पेपर में हर बार आते हैं, क्यों, क्या, कैसे, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसका रीजन जानते हैं। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में जेडियन का स्थान, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जेडियन यानी कि जिंक का जो स्थान है, विद्युत रासायनिक श्रेणी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जेडियन का जो स्थान है Cu से क्या है, ऊपर होता है। ठीक है, ऊपर होता है यानी आगे होता है, आप कह सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए कि जेडियन का जो स्थान है वो Cu से क्या होता है, ऊपर होता है। अतः जो जेडियन हमारा होगा Cu से भैया अधिक क्रियाशील हो जाएगा। यानी दोस्तों जो हमारा जेडियन का स्थान है, ठीक है, देखिए
यहाँ पर कह रहा है कि जो Zn है यानी कि जिंक है वो CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu को क्या कर देता है, हटा देता है, अलग कर देता है, और जो बना देता है वो क्या बनता है, ZnSO4 बन जाता है, यानी कि जिंक सल्फेट हमारा बन जाता है। तो इसका रीजन ये है कि जो Zn का स्थान है वो Cu से ऊपर है, ठीक है, ऊपर है, इसलिए जो Zn है वो अधिक क्रियाशील हो जाएगा, और जब ये अधिक क्रियाशील है तो इसके साथ रिएक्शन करके इसको बायब कर देगा, यानी हटा देगा, आप एक लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, ठीक है, और बन जाएगा क्या, ZnSO4। यही रीजन है। तो यहाँ पर Cu को भी स्थापित कर देता है, और इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं CuSO4 प्लस Zn, तो ये अभिकारक हो गया, इसकी रिएक्शन हुई तो यहाँ पर ZnSO4 जैसे कि मैंने आपको बताया बन गया, और जो Cu है कॉपर ये आपका आयन के रूप में अलग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है यहाँ पर ये आपका रिएक्शन, और इसका रीजन यही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका पूरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, दूसरा आपका यहाँ पर नेक्स्ट है, देखिए कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग से क्या समझते हैं आप लोग, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या होता है, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, आपको इसमें बताना है, ठीक है। चलिए तो देखिए, वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यानी दोस्तों जैसे आप इस ऊपर वाली रिएक्शन को ही ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमारा जो रेड कलर से लिखा है CuSO4 प्लस Zn, ये हमारा क्या है, अभिकारक है, या कह सकते हैं आपका रिएक्टेंट है इंग्लिश में बोले तो, ठीक है। अब कह रहा है कि वह ऐसी दर जो समय के साथ, अब ये रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, दोनों को कराने में कुछ समय लगेगा, चाहे यहाँ पर 1 सेकंड लगे या 2 सेकंड लगे, कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा। तो वही कह रहा है कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थ, जो अभिकारक पदार्थ हैं, इनके सांद्रण में परिवर्तन होता है और ये आपके उत्पाद में चेंज हो जाते हैं, ऐसी जो है जो समय है वही क्या होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। जिस वेग से चल लेंगे अभिक्रिया, जिस वेग से रिएक्शन कंप्लीट होगी वही होता है आपका अभिक्रिया का वेग। इसका एक देखिए यहाँ पर फार्मूला है, अभिक्रिया का वेग इक्वल टू dx अपॉन dt, जहाँ dx क्या है, ये अभिकारक अणुओं की सांद्रता होती है, ठीक है, मोल उत्पाद में, और जो dt है टाइम मतलब यहाँ पर दिखाता है जो समय के साथ जो रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो ये आपका समय अंतराल हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको इस प्रकार तैयार कर लेना है, जो कि आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट यानी कि जो AgNO3 होता है, ठीक है, हमारा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर, अब ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी प्रकार से, तो कह रहा है कि कॉपर की छड़ डालने पर जो घोल है वो नीला क्यों हो जाता है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या, क्यों, कैसे करके, तो चलिए जानते हैं क्यों ऐसा होता है आखिरकार, ठीक है। तो देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसा कि हमने देखा था कि जो जिंक था हमारा, ठीक है, जो हमारा क्या था, Zn था, वो जो आपका Cu से क्या था, ऊपर था, इसलिए ये क्या है, ज़्यादा क्रियाशील था, और यहाँ पर CuSO4 से जो है Cu को हटा दिया था। ठीक वैसे यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का जो प्रत्येक तत्व है, कोई भी तत्व हो, अपने से ऊपर स्थित तत्व से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, और इसीलिए अपने से नीचे वाले तत्व को वो क्या करता है, विस्थापित कर देता है। इसी रीजन से श्रेणी में जो Cu का स्थान है वो Ag से ऊपर है, इसलिए यहाँ पर ऐसा जो है AgNO3 से ये रिएक्शन कर लेगा और Ag को क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे कि चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन को करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जब देखिए रिएक्शन होगी, यहाँ पर क्या कर रहा है कि Ag यानी कि AgNO3, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ समझना है, क्या समझना है, तो देखिए इसमें आप सामने 2 लगा देंगे विलियन में, और फिर आपको यहाँ पर कराना है किससे है, तो कह रहे हैं कि ये तो आपका विलियन हो गया, इसमें डालना क्या है, यहाँ पर कॉपर की छड़ डालना है। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, Cu लेंगे, कॉपर लेंगे, और करा देंगे क्या, रिएक्शन। जब रिएक्शन आप कराएंगे तो यहाँ पर Cu2 प्लस आपका ये बनेगा, ठीक है, कॉपर, और इसी में आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा क्या, यहाँ पर तो आपका पहला तो बनेगा NO3, ठीक है, 2 है यहाँ पर सामने लगा तो इसलिए यहाँ पर इसमें 2 लगाएंगे, ये NO3 आपका नेगेटिव रहेगा, और इसी में आपका बचेगा क्या, प्लस 2Ag यानी कि सिल्वर आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे रिएक्शन आपकी होगी, इसका ये आपका पूरा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करता, कारण बताइए
ठीक है, जो एल्युमिनियम होता है वह नाइट्रिक अम्ल से क्रिया क्यों नहीं करता, इसका क्या रीजन है। तो चलिए इसका रीजन है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन के नीचे स्थित होता है। ठीक है, यानी कि जो एल्युमिनियम है Al, ठीक है, एल्युमिनियम मतलब Al, वो हाइड्रोजन से क्या होता है, ऊपर स्थित होता है। ठीक है, इससे ये क्या है, ऊपर है, नीचे आपका हाइड्रोजन रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो कह रहा है कि जब ऊपर स्थित होता है तत्व ही अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है। हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होने के कारण हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व ही अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है, अतः एल्युमिनियम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करता। जैसे मैं अगर इसकी रिएक्शन आपको बताऊं तो यहाँ पर इसमें आप इतना ही थ्योरी लिख देंगे तो भी चलेगा, बाकी आपको यही देखना है कि यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं, HNO3 होता है, यहाँ पर लिख लीजिए HNO3। ठीक है, HNO3 होता है। तो कह रहा है कि एल्युमिनियम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करता, तो मतलब इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता इस प्रकार से, यही रीजन है। ठीक है, क्योंकि अगर रिएक्शन होगा तो यहाँ पर जो अम्ल है वो पूरा अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इस प्रकार से रिएक्शन नहीं करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर इसका आप लोग रीजन लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पर थ्योरी भी आपको करा रहा हूँ पहले, फिर अभी हम न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है कि जो प्रयोगशाला में फिनाल कैसे बनती है इसका रासायनिक समीकरण देना है आपको, ओनली समीकरण। तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, इसको आप समझ लीजिए, बाकी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं पूरा समीकरण। तो यहाँ पर है कि प्रयोगशाला में फिनाल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने है, हमने क्या लिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये। ठीक है, इसको ले लिए। फिर आपका कह रहा है यहाँ पर क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो यहाँ पर हमने H2O जल ले लिया। फिर इसको क्या किया, भाप आसवन, मतलब कि यहाँ पर इसको गर्म कराया। अब जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका C6H5OH। ठीक है, यहाँ पर ये फिनाल बन गया, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, प्लस N2 नाइट्रोजन गैस बन गई। तो इस प्रकार से आपका रिएक्शन हो गया प्रयोगशाला का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल, ठीक है, मेथिल एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होगा। तो चलिए कराते हैं। देखिए मेथिल क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके, मेथिल एल्कोहल है यार यहाँ पर, तो आप कर लीजिएगा ये है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल का फार्मूला देखिए यहाँ पर है C6OH CH3OH। ठीक है, मेथिल एल्कोहल है। और एसिटिल क्लोराइड की बात करें तो भैया ये है आपका CH3COCl। ठीक है, ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड। जब ये दोनों रिएक्शन करती हैं तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पर बनता है CH3COOCH3, इसे बोलते हैं मेथिल एसीटेट। क्या बोलते हैं, ये जो है आपका CH3COOCH3, ये है मेथिल एसीटेट, प्लस बनता है आपका HCl। ये इस प्रकार से पूरा आपका रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेथिल अल्कोहल से डाई मेथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल का फार्मूला फिर से आपका हो गया, यहाँ पर क्या है, ये है भैया मेथिल अल्कोहल CH3OH। अब यहाँ पर इसमें आपको लेना है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेना है। फिर इसका होगा रिएक्शन, जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा CH3HSO4 प्लस H2O। ठीक है, ये दो आपके यहाँ पर उत्पाद बने, एक ये और एक ये, दो बन गए। फिर पुनः से जो आपका उत्पाद बना है इसको पुनः लेंगे, यहाँ पर CH3H2SO4 को फिर से लिए और पुनः इसमें हम लोग मिलाएंगे मेथिल अल्कोहल CH3OH। जब इतना लेंगे तब आपका 140 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर बनेगा डाई मेथिल ईथर। जो ये बना है ना CH3OCH3, इसे ही बोलते हैं क्या, डाई मेथिल ईथर। ये आपका बन गया। ठीक है, तो आप समझ गए कैसे बनेगा। और बाकी का बनेगा यहाँ पर H2SO4, ये भी पुनः से अलग हो जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से रिएक्शन इसकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है और आणविकता क्या होती है। तो चलिए पहले जानते हैं आणविकता को, फिर हम लोग इसकी कोटि को भी समझेंगे। देखिए आपके सामने है आणविकता की परिभाषा। आखिरकार ये क्या होता है, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से ये पूरा प्रश्न है आपका, अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए
किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल जो हमारा यहाँ पर NH4NO2 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो होगा ये तो अभिकारक है। अब यहाँ पर करा कि अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या, जो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर है, इसकी जितनी संख्या होगी वही आपकी आणविकता होगी। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो आपके अभिकारक अणु होंगे, रिएक्टेंट होंगे, वो आपके यहाँ पर कहलाएंगे इसकी आणविकता। ठीक है, इस प्रकार से। अब कोटि की बात करें तो कोटि में देखिए क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या। ठीक है, एक बार फिर समझिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या या ऐसी संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तन करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे आप इसमें देखिए, यहाँ पर C12H22O11 प्लस H2O गिव्स टू C6H12O6 प्लस C6H12O6, दो अणु बने। अब कह रहा है यहाँ पर कि C12H22O11 की सांद्रता में परिवर्तन होने पर वेग परिवर्तित हो रहा है, अतः जो आपकी रिएक्शन है वह एक कोटि की होगी या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये। ठीक है, तो ये आपका मतलब एक ही अणु के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा ना, H2O में तो चेंज नहीं आ रहा, आपका वनली जो ये दिया गया है शक्कर, इसमें चेंज आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए जो रिएक्शन होगी वो होगी एक कोटि की या प्रथम कोटि की। ठीक है, अब चलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसकी परिभाषा समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति या जिसके संपन्न होने में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, अतः जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, तो एक सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है तो एक कोटि की हो गई। अब जो शून्य कोटि की होगी उसमें सांद्रण में परिवर्तन होगा ही नहीं, इसलिए वो जीरो उसका रहेगा और वो कहलाएगी आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए आपको एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एमीन चैप्टर से, जैव अणु चैप्टर से है, ग्लूकोज की खुली श्रृंखला वाली संरचना लिखिए। ग्लूकोज की संरचना बनाने के लिए भैया आ जाता है और कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें COOH एवं 5 हाइड्रोक्सिल यानी OH समूह उपस्थित होते हैं, इसको आप लोग प्रूव करिए या सिद्ध करिए। काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ ग्लूकोज। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लूकोज की संरचना कैसे बनाना है, इसमें हमें दर्शाना है कि 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर इसके आपके एक चित्र दिया गया आपके सामने, इस चित्र को समझ लीजिए। इसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 आपके क्या है यहाँ पर OH समूह है, और यही तो कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि 5 OH समूह इसमें उपस्थित हैं। ठीक है, अब ये आपको प्रूव कैसे करना है, क्योंकि ये तो एक संरचना है। अब अगर इसको प्रूव करने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए। इसमें आपको बताना है कि ग्लूकोज की CH3COCl के साथ ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड, तो कह सकते हैं कि ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर ग्लूकोज पेंटास एसीटेट बनता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। बस इतना थ्योरी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और इसी से प्रूफ हो जाएगा हमारा। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसमें हमने ग्लूकोज लिया और इसमें हमने इससे करा दिया रिएक्शन CH3COCl यानी कि एसिटिल क्लोराइड से, और जो यहाँ पर बन रहा है ये संरचना पूरी, ये क्या है, इसे बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ये आप जब बना लेंगे तब हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि इसमें क्या है, 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये एक जैव अणु चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा कुछ महत्वपूर्ण नियम। यहाँ से हमारे जो देखिए ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको आप लोग को नियमों को पढ़ना है, फिर हम लोग आंकिक प्रश्नों को करेंगे और फिर क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे नेमिंग रिएक्शन, सभी को अभी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट समझने वाले हैं। तो बस आपको छोड़कर नहीं जाना। देखिए क्वेश्चन है आपका नियम में राउल्ट का नियम। चलिए
समझ लीजिए राउल्ट का नियम क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट में और अच्छी भाषा में मैंने इसको लिखा है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बहुत ही सिंपल प्यारी सी भाषा में बिल्कुल इजी तरीके से मैंने लिखा है। एक बार समझ लीजिए कि किसी निश्चित ताप पर जो टेम्परेचर होगा ना, इसमें वो निश्चित होगा। तो किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज की क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर वाष्प दाब को PS से डिनोट करेंगे, ठीक है, PS से डिनोट करेंगे, और जो मोल प्रभाज है उसको X से डिनोट कर देंगे, और जो विलायक का वाष्प दाब होगा वो P0 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो PS समानुपाती यहाँ पर X हो जाएगा, यानी जो विलयन का वाष्प दाब है वो मोल प्रभाज के क्या है, समानुपाती है, ठीक है। यही दोनों को हम माने हैं और यही तो नियम कह रहा है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित कोई वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के, यानी जो वाष्प दाब है वो मोल प्रभाज के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, और हमने यहाँ पर माना भी है। तो ये हमारे इस प्रकार से बन गया, और जब समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर आपका P0 आ जाएगा जो कि विलायक का वाष्प दाब है। तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये होता है आपका राउल्ट का नियम, ठीक है। चलिए आप जानते हैं कोलराउस का नियम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए, नियमों को भी अच्छे से आपको तैयार करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि नियम से आपका कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन इस बार आने वाला, 4 से 5 नंबर के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका क्या होता है, कोलराउस का नियम, किसी विद्युत अवघट्ट की अनंत तनुता पर, कोई विद्युत अवघट्ट है उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता धनायन तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ पर इसका भी जो ये सूत्र लिखा है इसको समझा दूंगा। कह रहा है कि किसी विद्युत अवघट्ट की अनंत तनुता पर, यानी कि जो इन्फिनिटी यहाँ पर लगा है ना, ये क्या है, अनंत तनुता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है, जो मोलर चालकता यहाँ पर M, ठीक है, मोलर चालकता धनायनों और ऋणायनों के आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे धनायन और ऋणायन यहाँ पर क्या है, ये V+ और V-, ये क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक आयनिक चालकताएं हैं, तो इनके योग के बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिखा लैम्डा इन्फिनिट M = V+ लैम्डा M इन्फिनिट प्लस V- लैम्डा इन्फिनिट माइनस, ठीक है। ये धनात्मक और ऋणात्मक धनायन ऋणायन आयनिक चालकताएं हैं, और इन दोनों के योग के बराबर है क्या है आपका, ये अनंत तनुता पर, अनंत मतलब इन्फिनिट इनमें लगा हुआ है। अब इसमें आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने लिखा भी है कि जहाँ यहाँ पर क्या है, इन्फिनिट लैम्डा प्लस इन्फिनिट तथा लैम्डा माइनस इन्फिनिट धनायन तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताएं हैं, तथा V+ तथा V- क्रमशः धनायन तथा ऋणायनों की संख्याएं हैं। ये भैया क्या है, आपका कोलराउस का नियम है। चलिए इसके बाद एक और नियम आपको बता देता हूँ यहाँ पर, हार्डी-सुलजे का नियम। एक एक क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे हम लोग, बस आपको बने रहना वीडियो में, छोड़कर आपको नहीं जाना। देखिए हार्डी-सुलजे का नियम, इस नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति, बहुत अच्छे समझिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बाकी अच्छे तरीके से याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी नियम छूटेगा नहीं। आपकी जो पेपर है उसमें कोई भी क्वेश्चन आए ऐसा मैं आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता, बस आपको एक वन शॉट के माध्यम से सारे क्वेश्चन तैयार करा दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हार्डी-सुलजे का नियम क्या कहता है, देखिए, तो इस नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति, ठीक है, ये जो नियम है इस नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक संयोजकता होगी उतनी ही अधिक स्कंदन शक्ति होगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका हार्डी-सुलजे का नियम। जैसे धनात्मक साल के लिए यहाँ पर जो प्रभावी आयन होगा वो ऋणात्मक लिया जाएगा, और जो ऋणात्मक साल होगा उसके लिए प्रभावी आयन यहाँ पर धनायन लिया जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि कह रहा है कि किसी इस नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति। अब भैया इसको समझने के लिए पहले आपको स्कंदन समझना पड़ेगा। स्कंदन क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपके पास कोई एक पात्र है, ठीक है, और इस पात्र में आपने कोई साल भरा हुआ है, ठीक है, साल मतलब यहाँ पर 1 बिलियन जैसा ये होता है, कंबल वाला साल नहीं, समझ लीजिएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कोई जैसे मान लीजिए धनात्मक साल है, तो इसमें जब आप लोग कोई जो मिलाएंगे कुछ भी करके, है ना,
इसमें जब आप मिलाएंगे कोई भी आयन, जो आपका आयन जिसमें जो मिला रहे हैं आप लोग, वो इसके अपोजिट होना चाहिए। मतलब ये अगर पॉजिटिव साल भरा है तो इसमें आप नेगेटिव मिलाएंगे, जब इसमें नेगेटिव मिलाएंगे तो दोनों रिएक्शन करके यहाँ पर एक अवक्षेप बना देंगे। इस प्रकार से ऊपर की एक परत बन जाएगी और वो परत क्या कहलाएगी, उसे ही बोलते हैं स्कंदन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर करा कि जो धनात्मक साल के लिए जो प्रभावी आयन होगा वो ऋणात्मक लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर धनात्मक साल है आपका यहाँ पर भरा हुआ है तो जिसमें प्रभाव डालेगा जो आयन हम मिलाएंगे वो ऋणात्मक होगा, और इसीलिए यहाँ पर ऋणात्मक दिखाया गया है। और अगर कह रहा है ऋणात्मक साल है तो अगर ये साल जो लिया है हमने ये ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है, ठीक है, तो इसमें जो हम आयन मिलाएंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसको चलिए थोड़ा समझ लेते हैं हम अच्छे तरीके से। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो उनको भी अभी देखना है, बस बने रहेगा आप लोग, वीडियो को छोड़कर आपको नहीं जाना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार लाइक कर दीजिए, 1000 लाइक टारगेट है इस वीडियो का। अगर इतना आप पूरा करा देंगे तो और भी अच्छे अच्छे वन शॉट अभी आपको देखने को मिलेंगे इसी चैनल पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के प्रथम घात के समानुपाती होता है, ऐसी अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। और ये छद्म अभिक्रिया भी है, आपके पास एक रिएक्शन दी गई है। छद्म अभिक्रिया ऐसी होती है जो कि प्रथम कोटि की प्रतीत होती है और वो होती नहीं है वास्तव में। छद्म मतलब एक प्रकार से जैसे कि धोखा होता है, मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये प्रथम कोटि की है लेकिन वो वास्तव में प्रथम कोटि की नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन में आप जानते हैं कि ये इसी के सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, एक ही अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए ये आपकी कहलाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि आपको मैंने बताया है कि चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 की तक के होंगे। ठीक है, 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको मैं अब बताने वाला हूँ। तो चलिए, एक को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। आपको न्यूमेरिकल अगर पढ़ना है तो ये यहीं से आएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आपको इन्हीं 3 चैप्टर से ही देखने को मिलेंगे। एक तो आपका विलयन हो गया, एक आपका वैद्युत रसायन हो गया और एक आपका रहेगा रासायनिक बलगतिकी। इन्हीं 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझेंगे फिर इसको हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। तो इसका यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है नंबर 1 कि 5.85 ग्राम, ठीक है, यानी 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली यानी 200 ml जल में घुला है। ठीक है, जो आपका सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl उसकी मात्रा कितनी है, तो ये है भैया 5.85 ग्राम। और जो आपका जल है वो कितना है, 200 ml है। इसमें ये घोला गया है यानी कि एक विलयन बनाया गया है। अब कह रहा है कि विलयन जो बना है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसकी गणना क्या होगी। इसके लिए आपको ज़रूरत क्या है, तो यहाँ पर हमें पता है कि जो Na है इसका जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो क्या होता है 23 होता है। और जो Cl है क्लोरीन, इसका होता है 35.5। ये हमें पता रहेगा, याद कर लेना है आपको। ठीक है, इतना। अब जब इतना याद है तो आपको निकालना क्या है, विलयन की मोलरता निकालनी है। जब विलयन की मोलरता निकालनी तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि विलयन की मोलरता बराबर, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो विलयन चैप्टर है इसमें मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, इन सभी का फार्मूला आप लोग अभी तैयार कर लीजिए, टाइम है। इनसे न्यूमेरिकल आपके बनेंगे हर बार, ठीक है, और बनते भी हैं। तो विलयन की मोलरता बराबर होता है जो आपका यौगिक दिया गया है NaCl है इसमें, तो NaCl के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, लीटर में आपको विलयन का आयतन लेना होता है। ये फार्मूला लगेगा, इसी फार्मूले से निकल के आएगा। अब हमें NaCl के मोलों की संख्या तो पता नहीं है, तो फिर से आपका एक फार्मूला लगेगा। वो क्या है, NaCl के मोलों की संख्या बराबर NaCl का भार बटे NaCl का अणुभार। अब NaCl का जो भार है वो तो हमें पता है, ये दिया गया है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का भार, और इसका जो अणुभार है, अणुभार इन दोनों को ऐड करने से आएगा। तो दोनों को जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो ये क्या बनेगा, NaCl को का जो अणुभार है वो 23 जो Na का है और जो Cl है इसका 35.5 है। दोनों को जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5 3 8 और 3 2 5 यानी कि 58.5 NaCl का अणुभार हो जाएगा।
तो आप देखिए NaCl के मोलों की संख्या क्या होगी, NaCl का भार बटे अणुभार, तो भार तो हमारे पास ये है और अणुभार आपका ये है, तो इसके बटे में इसको कर देना, यानी कि 5.85 अपॉन 58.5। जब ये करेंगे तो यहाँ पर 0.1 आएगा NaCl के मोलों की संख्या, यानी जो NaCl के मोलों की संख्या है वो आपकी 0.1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर विलयन का आयतन कह रहा है कि लीटर में लेना है, तो 1 लीटर में आप जानते हैं कि 1000 ml होता है। ठीक है, तो NaCl का आयतन बराबर यहाँ पर कितना लेंगे, NaCl का आयतन आपका 200 ग्राम जल है ना, तो 200 ग्राम में आपको 1000 का भाग करा देना है। ठीक है, तो ये आपका 0.20 लीटर आपका विलयन का आयतन आ जाएगा, वो भी लीटर में। तो अब देखिए NaCl की मोलकता बराबर 0.1, यानी कि NaCl के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन जो लीटर में लिया है उसको बटे में करा देंगे, तो ये आपका देखिए 1/2 बनेगा और 0.5 मोल लीटर जो है आपकी आ जाएगी विलयन की मोलकता। इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादातर फार्मूले हैं इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल चलिए आप अच्छे से सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि यूरिया का 1 विलयन, अच्छे समझिएगा, यूरिया है कोई, यूरिया का कोई 1 विलयन है और जिसमें विलयन में भारानुसार 6% क्या है, 6% आपका यूरिया है, यानी यूरिया का 1 विलयन है जिसमें भारानुसार 6% है। ठीक है, यूरिया। अब कह रहा है कि विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज निकालिए। जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि आपको मोल प्रभाज, मोलरता इन सभी के फार्मूले जरूर तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चलिए हम लोग जान लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता करना है कि इसमें क्या दिया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया का भैया जो अणुभार होता है वो 60 होता है, इसको याद कर लीजिए। यूरिया का अणुभार, ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है 60। अब ये चीज़ हमें पता चल गई, हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमें निकालना है ये यूरिया और जल दोनों का जो विलयन मिला है ना, जो विलयन बना है वो यूरिया और जल को मिलाकर बना है। तो अब हमें दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। तो अब पहले इसमें क्या करेंगे, जब हमें अणुभार पता चल गया तो हम निकालेंगे यूरिया के मोलों की संख्या। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे यूरिया के मोलों की संख्या। ठीक है, यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या हम लोग यहाँ से डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ये होता है n इक्वल टू, अब कितना परसेंट है, तो 6% है, तो 6 बटे क्या कर देंगे 60 जो अणुभार है। ठीक है, जब इसको करेंगे तो यहाँ पर ये कटेगा और ये आपका जो है इससे कटेगा, तो अब ये आपका जो वैल्यू आएगी यहाँ पर ये 0.1 आ जाएगी। ठीक है, 0.1 आ जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 6 से 6 कट जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको काटते हैं हम लोग तो 0.1 आपका क्या आया, ये यूरिया के मोलों की संख्या आ गई। ठीक है, इतना आप समझ गए, यूरिया के मोलों की संख्या। अब आपको यहाँ पर जल के मोलों की भी संख्या की जरूरत पड़ेगी, आप जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे जल के मोलों की संख्या। ठीक है, जल के मोलों की संख्या, तो इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, यानी यूरिया के मोलों की संख्या को स्मॉल एन और जो जल के मोलों की संख्या वो कैपिटल एन। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब इसमें हमने क्या किया था, 6% विलयन हमारा, ये जो मतलब पूरा विलयन कितना है, पूरा विलयन जो होगा आपका ये 100% होगा। 100% में से 6% आपका यूरिया है और बाकी का जो होगा वो जल है, तो कितना बाकी होगा, बाकी आपका 4% होगा, सॉरी 94%। तो 94% है, और जो आपका यहाँ पर देखिए यूरिया का अणुभार तो होता है 60, लेकिन जो जल है, जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, आप जानते हैं H2O का अणुभार 18। इस प्रकार से 18 94/18 जब करेंगे, इन दोनों को जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 5.2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जल के मोलों की संख्या हो गई, और ये जो 0.1 है ये यूरिया की हो गई। तो दोनों के मोलों की संख्या क्या की हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यूरिया का मोल प्रभाज निकालेंगे, क्योंकि यूरिया और जल दोनों का निकालना है ना। तो पहले हम लोग यूरिया का चलिए निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर यूरिया का मोल प्रभाज। ठीक है,
यूरिया का मोल प्रभाव। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल n, क्योंकि यूरिया है तो यूरिया को ऊपर रखेंगे, स्मॉल n अपॉन यहाँ पर स्मॉल n प्लस कैपिटल n, यानी कि यूरिया और जल दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए यूरिया का मोल प्रभाव यहाँ पर कितना निकल के आएगा, यूरिया का मोल प्रभाव बराबर स्मॉल n यानी कि 0.1 अपॉन स्मॉल n और कैपिटल n दोनों को जोड़ देना, तो 0.1 प्लस 5.2 दोनों को ऐड कर देंगे। जब इतना ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू आपकी हो जाएगी पूरी टोटल, ठीक है, ये आपकी बनेगी 0.1 अपॉन 5.3। ठीक है, इतना बना। तो ये जो वैल्यू आपकी यहाँ पर इसका आंसर आएगा इन दोनों को कैंसिल कराने पर, वो भैया निकल के आपका यहाँ पर आएगा 0.01877। ठीक है, ये क्या निकल के आया, ये जो निकला है ये यूरिया के मोलों की संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा निकल आया। अब हमें चाहिए क्या, जल के मोलों की संख्या। तो जब जल के मोलों की संख्या चाहिए आपको, जल के मोलों की संख्या, तो आप जानते हैं कि पूरा का पूरा जब मोल प्रभाव होता है वो 1 होता है, तो 1 से आप लोग इस वैल्यू को घटा देंगे 0.01877। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0.982 आएगा, और यही क्या हो जाएगा, ये है आपके जल के मोलों की संख्या। इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर वैद्युत रसायन से है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में लगभग हर बार आता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि Zn से Zn2 प्लस 1 मोल इसकी सांद्रता है, और फिर आपका यहाँ पर सेतु जुड़ा है, सेल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सेल से संबंधित। इसमें फिर कह रहा है कि Cu2 प्लस है 1 मोल, और ये भी Cu है, कॉपर है। तो सेल का भैया EMF निकालना है, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल जो कि होता है EMF। तो चलिए सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। यही कह रहा है ज्ञात कीजिए जबकि इस सेल के लिए E0 Zn2 प्लस से Zn तथा Cu2 प्लस से Cu के लिए मान क्रमशः -0.76 तथा +0.28 वोल्ट है, यानी इनका विभव भी दिया गया और हमें निकालना है इसका विद्युत वाहक बल। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, एक फार्मूला लगता है, तो उस फार्मूले को यहाँ पर आप लोग को लिख देता हूँ मैं। चलिए, तो इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, E0 सेल बराबर E0 कैथोड, ठीक है, कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, यानी कैथोड से एनोड की वैल्यू आपको क्या करनी है, घटा देना है। तो अब देखिए इसमें एनोड कौन सा है, कौन सा कैथोड है, आपको ये नहीं देखना। वहाँ के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक ये है कि जो प्लस वाली वैल्यू है इसको पहले रख देना है, और जो माइनस वाली वैल्यू है उसको बाद में रख देना है। तो आप समझ गए ना, कैथोड आपका ये वाला हो जाएगा और एनोड आपका ये वाला हो जाएगा। तो E0 सेल बराबर यहाँ पर कर देंगे, E0 सेल इक्वल टू यहाँ पर 0.28, और यहाँ पर ये माइनस है ना, इस माइनस को कर देंगे, और फिर से ये वैल्यू जो आपकी है ये भी माइनस में है, कैथोड एनोड वाली, तो 0.76 ये भी माइनस का है। ठीक है, माइनस। तो यहाँ पर जो वैल्यू इसका निकल के आएगा वो हो जाएगा E0 सेल इक्वल टू यहाँ पर 0.28, और ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 0.76 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1.04 आएगा, और यही आपका ये सेल का क्या है, विद्युत वाहक बल है, EMF है। तो ये हो जाएगा वोल्ट इसका मात्रक। अब इसमें ऑक्सीकरण अपचयन भी होता है, तो वो चीज़ आपको नहीं ध्यान देना। मैं आपको ये ट्रिक बता दिया हूँ कि पहले जो आप लोग प्लस वाला रखेंगे तो ये माइनस आपका जो है, इसमें माइनस वाली वैल्यू जो है माइनस की जगह पर रख देंगे, तो यहाँ पर आपका ये ऐड हो जाएगा, और आपको सिर्फ ऐड करके चले आना है, पूरा आंसर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, वहाँ पर इतना ही करना है आपको। इस प्रकार से ये आपके जो न्यूमेरिकल है पूरी तरह से सॉल्व हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, इसको चलिए देखते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और अच्छे से मैं आपको यहाँ पर इसको सॉल्व भी करा देता हूँ। चलिए ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल से है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया है, कह रहा है कि एक अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का, यानी कि पहली जो शुरुआत की मात्रा थी उसे बोलते हैं प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, तो बताइए कि कितने समय में वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा, यानी 1/4 जो है कितने समय में हो जाएगा। चलिए इसको सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको बताया गया है। तो पहले तो हमें बताया गया है कि जो उसका आधा टाइम है,
टी हाफ वो 100 मिनट है, यानी अब जो पदार्थ है वो 100 मिनट में कितना होता है, आधा होता है। तो टी हाफ कितना है, 100 मिनट है। 100 मिनट क्या है, इसका आधा समय है। अब हमें पता है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसका वेग समीकरण क्या होता है, ये भैया होता है k बराबर 0.6932 अपान यहाँ पर टी हाफ यानी टी होता है, तो टी हाफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 है। ठीक है, टी हाफ की वैल्यू 100 है। इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इतना आप मान लेंगे। अब आपको करना क्या है, इसमें लिखना है, हम लिखेंगे क्या कि माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा ए है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं ना कि प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा हो जाता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हम जो आपका पदार्थ है उसकी प्रारंभिक मात्रा ए है। तो लिखेंगे माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा बराबर ए है। ठीक है, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा ए है। अब टी समय पश्चात कितनी हो जाती है, तो भाई देखिए समय अगर बदलेगा तो आपका पदार्थ भी तो चेंज होगा, इसमें भी कमी आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे टी समय बाद, ठीक है, टी समय बाद बची हुई मात्रा, टी समय बाद बची हुई मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस एक्स कर देंगे, यानी x मात्रा कम हो रहा है, और ये कितना हो जाएगा a/4 यानी कि 1/4। ठीक है, तो इतना आपका ये हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया उसका वेग समीकरण का फॉर्मूला लगा देना है। तो चलिए सूत्र लगाते हैं। यहाँ पर सूत्र क्या होता है आपको पता है, सूत्र से। ठीक है, तो सूत्र आपका होता है k = 2.303, ठीक है, अपॉन टी, और यहाँ पर होता है log a/a माइनस एक्स। ठीक है, प्रारंभिक मात्रा बटे जो टी समय पश्चात बची हुई मात्रा होती है। ये प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है। ठीक है, इतना कर दिया आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट आपको अगला स्टेप इसमें क्या अप्लाई करना है वो देखिए। अगला स्टेप यहाँ पर भैया हो जाएगा k = ठीक है, k = 2.303 अपॉन टी, और यहाँ पर लॉग, और ये देखिए जो a है ये a है, ए। अब इसके बाद a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स की जगह पर हमने इस वैल्यू को माना था, इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे a माइनस एक्स की जगह पर a/4। तो a/4 जो बटे का 4 है वो ऊपर जाएगा, तो 4 यहाँ पर हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका log 4 बचा। ठीक है, log 4 बच गया ये। अब देखिए log 4 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, log 4 को आप लोग लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी से 2 log 2। ठीक है, 2 log 2 इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर वही चीज़ करनी है आपको। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, लिख देंगे टी। अब टी हमें निकालना है, क्योंकि कह रहा है कि कितने समय में, तो समय आपको निकालना ना, कितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ओनली समय निकालना। तो टी को आप इधर ले जाएंगे, टी को यहाँ पर ले जाएंगे जब आप लोग, तो यहाँ पर 2.303 और के आपका बटे में आ जाएगा। ठीक है, बटे में आ गया। अब यहाँ पर log 4 था, log 4 की जगह पर मैंने बताया कि 2 log 2 आपको लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 log 2। इतना हुआ। चलिए अब k का मान भैया यहाँ पर देखिए आपके सामने रखा है समीकरण 1 में, तो k की वैल्यू चलिए रख देते हैं, t बराबर 2.303। ठीक है, अब k का मान कितना है, 0.6932 अपॉन 100। तो इसके बटे में जो आप लिखेंगे 0.6932, और जो बटे का 100 है वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 100 आपका ऊपर आ गया। ठीक है, 100 आपका ऊपर हो गया। अब देखिए 2 है आपका, तो गुणे 2 हो गया। अब log 2 है, तो log 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, नहीं पता तो चलिए मैं लिख देता हूँ। log 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, ये log 2 का मान है। इतना जब आप करेंगे, पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर करना है, तो देखिए जब पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे, ऊपर का जब पूरा गुणा कराएंगे, तो गुणा भैया आपका आएगा 138.6406। ठीक है, और बटे में क्या है 0.6932, ये बटे का हो गया। इन दोनों का आपको क्या करना है, आप सीधा भाग करा देना। जब आप भाग कराएंगे तो यहाँ पर आपका आंसर लगभग 200 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि हमारा जो पदार्थ ए है वो लगभग 200 मिनट में अपने प्रारंभिक मात्रा का 1/4 यानी a/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व आपको करना है, और आपका लास्ट में आंसर कितना आया है, टाइम आपका आया है 200 मिनट। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से लगभग देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन पर कोई आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए अब आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल करा चुका हूं मैं। अब हम देखते हैं क्या होता है जब यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे समीकरण से, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो आखिरकार क्या होगा। चलिए जानते हैं क्वेश्चनों का आंसर। अच्छे तरीके से इसके आपको रिएक्शन को प्रिपरेशन करनी है आपको। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझिए रिएक्शन क्या कहती है। अब हमें पता है, क्या पता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका फार्मूला क्या होता है, NaOH। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें क्या लेना है आपको, क्लोरीन गैस प्रवाहित करना ना, तो Cl2, इसको Cl2 कर दिए तो यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है, 2 लगा देना। अब यहाँ पर इसका करा देंगे सीधा सा रिएक्शन। जब रिएक्शन कराएंगे तो Na आपका Cl के साथ करेगा तो NaCl बना देगा, और यहाँ पर आपका एक Na बचा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 Na है, तो एक Na यहाँ पर, एक Na आपका बचेगा जो कि यहाँ पर आ जाएगा Na। अब इसमें O आपका यहाँ पर है एक, तो OA हो जाएगा, और एक Cl यहाँ पर बचा, क्योंकि Cl2 है तो एक Cl ले लिए, एक Cl आपका अणु और बचेगा तो NaOCl ये बना, और आपका यहाँ पर H2O बचेगा, ठीक है। आप इस रिएक्शन को देख लीजिएगा, H2O बच जाएगा। तो क्या होता है जब में इस प्रकार से रिएक्शन को आपको करके आ जाना है बिल्कुल अपने घर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड रिएक्शन। दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया। तो चलिए फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अब कराना है सांद्र अमोनिया से। तो फॉर्मल्डिहाइड आपको पता है क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, ठीक है। ये फॉर्मल्डिहाइड है, और इसमें आपको लेना है सांद्र अमोनिया, NH3 अमोनिया होता है। तो भैया इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है 4, सांद्र कह रहा है, और यहाँ पर लगा देना है 6। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका रिएक्शन कैसे होगा। देखिए जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा CH2 का होल आप 6, क्योंकि यहाँ पर 6 लगा है, और यहाँ पर आपका बचेगा N4, ठीक है, और आपका इधर बच जाएगा 6H2O, ठीक है, ये जल। अब इसका नाम क्या है आप सोच रहे होंगे, तो भैया इसका नाम क्या है, 6 लगा तो इसको बोलेंगे हेक्सा, क्योंकि यहाँ पर उसमें 6 है तो हेक्सा। और ये क्या है आपका CH2, ये होता है मेथिलीन, हेक्सा मेथिलीन, ठीक है, हेक्सा मेथिलीन। और यहाँ पर 4 है ना, N4, इसको बोलते हैं टेट्राएमीन, ठीक है, क्योंकि 4 को आप क्या लिखते हैं, टेट्राएमीन, ठीक है। ये हो गया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। इस प्रकार से ये आपका यौगिक बन गया। नेक्स्ट नंबर 3 देखिए, अगला कह रहा कि फॉर्मल्डिहाइड की सांद्र कास्टिक पोटाश विलयन से। तो फॉर्मल्डिहाइड फिर से आ गया। फॉर्मल्डिहाइड आप जानते हैं HCHO होता है, इस बार इसमें 2 लगाना है, ठीक है। और किससे कराना है आपको, तो सांद्र कास्टिक पोटाश यानी कि KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कास्टिक पोटाश इसे बोलते हैं। चलिए कराएंगे जब रिएक्शन तो यहाँ पर बनेगा CH3OH, ये बन गया, और आपके यहाँ पर बनेगा HCOO, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मेन यौगिक जो बना है ये होता है मेथिल अल्कोहल, ठीक है, मेथिल अल्कोहल बन गया, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। तो एथिल एमीन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C2H5, और यहाँ पर एमीन ग्रुप NH2 होता है, ठीक है, NH2, ये हो गया एथिल एमीन। और इसमें क्या लेना है आपको, इसमें लेना है आपको सोडियम नाइट्राइट। देखिए सोडियम नाइट्राइट होता है NaNO2, ये सोडियम नाइट्राइट हो गया। और इसी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी लेना है, तो HCl भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, HCl भी लेना पड़ेगा। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो भैया यहाँ पर बनता है एथिल अल्कोहल, सीधा सा बन जाएगा C2H5OH, एथिल अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट यौगिक जो आपका बनेगा वो आएगा NaCl, ठीक है, Na और ये वाला Cl, NaCl बनाएगा। फिर आपका बनेगा यहाँ पर N2, क्योंकि यहाँ पर Na का ये है आपका और एक यानी ये, तो यहाँ पर N2 बना देगा, ठीक है, N2 यानी नाइट्रोजन। और फिर आपका बनेगा भैया H2O, जल, ठीक है। इतने यौगिक आपके बनेंगे यहाँ पर उत्पाद में यानी प्रोडक्ट में। इस प्रकार से आप इतना तो कर ही सकते हैं। अगला आपका 5वां होता है, देखिए रिएक्शन यहाँ पर क्या होता है। जब मैं सारे क्वेश्चन आपको मैं इंपॉर्टेंट ही यहाँ पर करा रहा हूँ, तो कह रहा है कि
एसिटिल्डिहाइड का टोलन अभिकर्मक के साथ। तो अब आपको क्या लेना है, एसिटिल्डिहाइड, ये होता है आपका CH3CHO, ये एसिटिल्डिहाइड है। अब इसमें क्या लेना है, टोलन अभिकर्मक। टोलन अभिकर्मक होता है Ag2O, ये बोलते हैं इसको टोलन अभिकर्मक। जब इसका रिएक्शन हम कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3COOH, ठीक है, ये बना। और इसी में आपका बनेगा Ag2, जिसे बोलते हैं रजत दर्पण, रजत दर्पण, ठीक है, ये आपका रजत दर्पण हो गया, है ना, इस प्रकार से। और ये आपका क्या हो गया, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया और ये रजत दर्पण यानी चांदी बन गया, ठीक है, इसे सिल्वर बोलते हैं। तो इस प्रकार से रिएक्शन को आपको कराना है, क्या होता है जब। और अब हम यहाँ पर आपके सामने रखने वाले हैं कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 5-5 नंबर वाली क्वेश्चन है। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, नेमिंग रिएक्शन, IUPAC। तो IUPAC पर भी वीडियो आएगी, आपको बस टेंशन नहीं लेना, एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे ना। तो चलिए, क्या होता है जब हो गया, अब हम जानते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन रहता है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको देखिए रिएक्शन अभी कराया, कैसे रिएक्शन को करना है। तो बस वही थोड़ा सा रूप बदल जाता है, कैसे प्राप्त करेंगे में भी वही चीजें हैं। जैसे आपके सामने है फॉर्मल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कैसे प्राप्त करेंगे, बस थोड़ा सा रूप चेंज हो गया। तो इसमें आपको पहले क्या लेना है, पहले आपको यहाँ पर लेना है फॉर्मल्डिहाइड, फिर इसमें अमोनिया, और आपका यहाँ पर बन जाएगा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है, और जल बन गया। तो ये हमारी इस प्रकार से पहले रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इस रिएक्शन को कराया भी हूँ, कहाँ पर गई वो, तो ये रही दूसरे नंबर की, फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराने पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है। और इसमें कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो बस देखिए आपका थोड़ा सा इसमें रूप चेंज है ना, बाकी रिएक्शन वही है, पूछने का तरीका बदल गया। तो बस इस तरीके को आपको समझ लेना है ना, ये हो गया। सेकेंड नंबर कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। अब इसमें ऑक्जेलिक अम्ल से आपको बनाना है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। चलिए, ऑक्जेलिक अम्ल आप जानते हैं यहाँ पर COOH, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसमें आप लोग जो है ग्लिसरॉल लेते हैं। ग्लिसरॉल एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, चिकना, उसको लेते हैं और 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कराते हैं तो बनता है फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH, ठीक है, ये बनता है और यही आपको बनाना भी है। तो फॉर्मिक अम्ल बन गया और यहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है, 2 हो गए। नंबर 3 है आपका एसिटिल्डिहाइड से क्लोरल, एसिटिल्डिहाइड से क्लोरल बनाना है। तो इसके लिए आपको पहले एसिटिल्डिहाइड लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका CH3CHO, ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप का, और इसमें आपको क्लोरीन लेना है। क्लोरीन ले लिए, फिर आपको यहाँ पर रिएक्शन करा देना है, तो बनता है CCl3CHO, यही है क्लोरल, और आपका HCl बन जाता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हो गया क्लोरल, जो कि हमें मेन प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो ये क्या है, क्लोरल हो गया, बन गया। इस प्रकार से कैसे प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से प्राप्त होगा, आप समझ गए। नेक्स्ट है यहाँ पर बेंजीन से एनिलीन। बेंजीन से बनाना क्या है, एनिलीन। तो देखिए बेंजीन लेंगे C6H6, ये बेंजीन होता है, आपको पता है। और इसमें आपको HNO3 नाइट्रिक अम्ल लेना है। फिर कराएंगे रिएक्शन किसकी उपस्थिति में, तो H2SO4 यानी कि सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करा देते हैं। फिर यहाँ पर H2O माइनस हो जाता है, जल आपका अलग हो जाएगा, बनेगा नाइट्रोबेंजीन। तो C6H5NO2 और यहाँ पर जल आपका ये अलग हुआ। फिर से पुनः से आप कराएंगे इसमें रिएक्शन किससे, नवजात हाइड्रोजन से। जब आप इतना कराते हैं तो यहाँ पर बन जाता है C6NH2, जो कि होता है क्या, एनिलीन, और यही आपको बनाना था, ठीक है। ये हो गया नंबर 4। नंबर 5 आपका रिएक्शन है बेंजीन से बेंजोइक अम्ल। तो इसको समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए बेंजीन से कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल बनाइए। तो यहाँ पर इसको बेंजीन आपको लेना है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, बेंजीन आप समझ गए। फिर आपको यहाँ पर लेना है CH3Cl, ठीक है, CH3Cl, इसको लेंगे, ये होता है मेथिल क्लोराइड। दोनों को कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका H इससे निकलेगा और Cl इसका, यहाँ पर बन गया HCl आपका अलग हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर बचेगा C6H5, क्योंकि एक H इससे निकल चुका है, तो C6H5 और ये आपका CH3, ये यहाँ पर जुड़कर इसमें टॉलुइन बना दिया। पुनः से टॉलुइन को फिर से हम लेंगे यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में और कराएंगे आप इसमें KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट की
उपस्थिति में पुनः रिएक्शन कराएंगे तो भैया बन जाता है आपका C6H5COOH, जिसे बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। ये इस प्रकार से रिएक्शन आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आप समझ गए क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे के अंतर्गत किस प्रकार की रिएक्शन आती है, और आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कैसे उनको करके आना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, ताकि जो बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर हैं वो पूरे आपको मिल सकें। अब आपके सामने देखिए मैं रखने वाला हूं यहाँ पर 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताया था शुरू में कि इतने सारे टॉपिक आपको बताऊंगा। पहला आपको मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर इसके बाद मैंने आपको क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, न्यूमेरिकल भी आपको बताया। अब मैंने आपको कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब इनको बता दिया, नियम भी आपको मैंने बता दिया इसी वीडियो में। अब हम लोग नेमिंग रिएक्शन देखते हैं आखिरकार ये रिएक्शन कैसे आती है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इन्हीं सभी से मिलाकर आपका 70 नंबर का पूरा पेपर बनता है। तो 70 में 70 अगर चाहिए तो भैया टॉपर गैलेक्सी से आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पर कैसी चीज़ें मैं दे रहा हूँ वो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पेपर इतना आप इजी वे में आप लेकर मत चलिएगा, पेपर आपका वैसा ही आएगा, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है आपके सामने वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या होता है समझ लीजिए। देखिए एल्किल हाइलाइड का एथिल हाइलाइड से शुष्क ईथर व सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है और इसे बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, जैसे आप इसमें देखें यहाँ पर हमने लिया CH3I + C6H5I। ठीक है, ये लिए, और यहाँ पर Na यानी सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इन दोनों की उपस्थिति में हमने रिएक्शन को कराया तो यहाँ पर I जो है 2 I हो गए और Na भी आपके 2 हैं, तो NaI आपका ये अलग हो गया 2NaI, और यहाँ पर इसका CH3 जो है ये बेंजीन के साथ यहाँ पर C6H5 के साथ जुड़कर यहाँ पर ये बना दिया टॉलुइन। इसे बोलते हैं क्या, टॉलुइन। ठीक है, ये टॉलुइन बन गया। इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या कहता है समझिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है कि जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हाइलाइड को निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत करने पर बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है या हट जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने बेंजीन लिया और इसमें हमने क्या लिया, यहाँ पर एक CH3Cl। ठीक है, इसे मेथिल क्लोराइड बोलते हैं, तो इसको हमने ले लिया यानी एल्किल क्लोराइड बोल सकते हैं, और इसमें हमने निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराया तो भैया बना टॉलुइन और HCl। ये होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगली रिएक्शन है जिसे बोलते हैं सिम्ट अभिक्रिया। तो देखिए कह रहा है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तब मेथिल एमीन बनता है। देखिए इसमें यहाँ पर हमने क्या लिया, CH3COOH ये हमने लिया, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और फिर हमने हाइड्रोजोइक अम्ल N3H ये हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। इनको कराते हैं रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में तो क्या बनता है, भैया यहाँ पर मेथिलेमीन और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से ये आपकी रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। इन्हें बोलते हैं नेमिंग रिएक्शन। तो मैं आपको कितनी बताने वाला था, पूरी 5। तो अभी हमारी 3 रिएक्शन हुई हैं। इसके बाद चौथी रिएक्शन देखिए नंबर 4 है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, किसी धातु एल्का ऑक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्का ऑक्साइड के तौर पर हमने क्या लिया, यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड ले लिया, और यहाँ पर आपका ये हो गया एथिल क्लोराइड। दोनों को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो यहाँ पर बनता है ईथर जो कि है C2H5O C2H5, ये ईथर होता है और ये NaCl है। इसे बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए यहाँ पर है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है, एथिल एमीन, ठीक है, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड या जिसे बोलते हैं एथिल कार्बिल एमीन बनता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, C2H5NH2 यानी कि हमने लिया एथिल एमीन, और फिर हमने लिया क्लोरोफॉर्म, फिर हमने लिया एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, करा दिए रिएक्शन तो बन गया C2H5NC, या यही है क्या है, एथिल कार्बिल एमीन। तो इसको लिख लीजिए, ये है आपका बना क्या है, एथिल कार्बिल एमीन। एथिल कार्बिल एमीन आपका बन चुका है।
और यहाँ पर 3KCl पोटेशियम क्लोराइड और H2O यानी कि जल बन गया। तो इस प्रकार से आपको मैंने इतने सारे टॉपिक आपको एक ही वीडियो में क्लियर करा दिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ यार शेयर कर दीजिए प्लीज़। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।